Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, history. We have completed till here. If you have not seen the other parts, please go and watch it. The link is in the description box. Now we will start from here. 7.2.3 Science. The Enlightenment thinkers saw scientific knowledge as true knowledge. By science, they meant the process of deriving conclusions on the basis of experiments, observations, and rational thought, and collecting sufficient evidence to back the conclusions. They did not accept divine or virtual revelations. They believed the method of science was powerful enough to understand everything in the world. It did not require any religious text or the advice of so-called experts, but only experiments, observations and reasons. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज है. ठीक है, एज ट्रू नॉलेज, उसको जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, आपका ट्रू नॉलेज है. बाय साइंस, साइंस का मतलब वो क्या समझते थे, बाय साइंस का मतलब मीन्स साइंस का मतलब वो क्या समझते थे कि कोई भी चीज को प्रोसेस ऑफ डिराइविंग कंक्लूजन्स. ठीक है, कोई भी चीज को एंड तक लेके आना, मीन्स कंक्लूजन्स तक लेकर आना. किसके बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे. कैसे कंक्लूजन तक लेके आएंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स करके वो कंक्लूजन्स तक लेकर आएंगे. एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उसके ऊपर में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, उसके बाद में आपको एक सफिशिएंट एक एविडेंस मिलेगा कि हाँ ऐसा हुआ तो इसके कारण हुआ, और उसके बाद में फाइनल आपको क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है. ठीक है, तो यही था आपका साइंस का यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से कंक्लूजन लाया जाएगा, किसके बेसिस पे कंक्लूजन लाया जाएगा. तो किसके बेसिस पे लाया जाएगा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फिर सोचेंगे कि ऐसा जो हुआ वो ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किए तो जो भी कंक्लूजन, जो भी ऑब्जर्वेशंस उनको मिले तो वो ऐसा क्यों हुआ. देन उसके बाद में कोई सफिशिएंट एक एविडेंस होना चाहिए उनके कंक्लूजन, उनको ये चीज बताने के लिए कि हाँ इस कारण से ऐसा हुआ. ठीक है, फिर फाइनल आपका क्या मिलता है, आपको एक कंक्लूजन मिलता है. ये जो साइंस है, ठीक है, उसको डिवाइन या फिर स्पिरिचुअल रिवोल्यूशंस के थ्रू नहीं देखा जाता. ठीक है, कोई एक ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो भी आपका रिलीजियस में मानते हैं. ठीक है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशंस मीन्स यहाँ पर साइंस जो है वो क्या करता है, आपका ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर ही क्या करता है, बिलीव करता है, ना कि स्पिरिचुअल रिवोल्यूशंस पर. ठीक है, एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो ये मानते थे कि जो साइंस का मेथड है वो काफी पावरफुल है पूरे दुनिया को समझने के लिए. ठीक है, पूरी दुनिया को समझने के लिए साइंस का जो मेथड है वो काफी पावरफुल है. इसमें कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट की कोई एडवाइस की या फिर रिलीजियस टेक्स्ट की एडवाइस की या फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत मीन्स उनके एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे और रीजन करना, और उस चीज का रीजन बताना होगा. ठीक है, नेक्स्ट. इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस नॉलेज वाज सीन एज सिस्टमैटिक classifying things. The Enlightenment scientists said knowledge was not making list based on certain characteristics of things. They gave greater importance to questions like why and how things were the way they were. They believed knowledge would help in developing new technologies. They would make life more comfortable. ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है. एंशिएंट टाइम्स में या फिर मिडिल एजेस पे ये माना जाता था, मींस नॉलेज जो था उनके लिए क्या है, एक सिस्टमैटिकली क्लासिफाइंग थिंग्स थी. ठीक है, नॉलेज को उस वक्त पे एक सिस्टमैटिकली क्लासिफाइंग थिंग्स के रूप में देखा जाता था. लेकिन जो एनलाइटमेंट साइंटिस्ट थे वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो किसी लिस्ट के बेस पर नहीं है, किसी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर नहीं है. ठीक है, जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ऐसे क्वेश्चंस को. कैसे क्वेश्चंस को, जैसे कि वाई एंड हाउ. ठीक है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. यहाँ पर क्वेश्चंस का आपका एक बताया गया, लाइक वाई एंड हाउ थिंग्स वर द वे दे वर. ठीक है, जैसे जो भी चीजें हैं वो क्यों हैं और कैसी हैं. उनका मानना था कि जो नॉलेज है वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ताकि लोगों की लाइफ जो है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी हो.
Science versus religion. The supporters of the Enlightenment felt that religion enslaved humans and made them superstitious and scared. They said religion led to bloodshed and wars. They were mainly opposed to the monopoly of the Catholic Church. They said this authority of the church was what made humans believe in the miraculous stories told by priests and not in their own reasoning power. It made people the puppets of the priest. Most Enlightenment thinkers were not atheists. Their purpose was to find an independent and scientific basis for God. They feared that atheism would make people amoral and unethical. They said the knowledge of the world gained through science is evidence of the greatness of God, the Creator. But they did not want their God and religion to be taken up over by priest or any अदर सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, देखिए यहाँ पर साइंस और रिलीजन को आमने सामने रखकर यहाँ पर बताया है. देखिए, जो एनलाइटमेंट के जो सपोर्टर्स थे उनका ये मानना था कि रिलीजन जो है वो किसी भी ह्यूमंस के और कोई भी सुपरस्टिशंस के ऊपर में नहीं होता. ठीक है, रिलीजन जो है वो आपका यहाँ पर उनके हिसाब से रिलीजन जो है वो ब्लडशेड और वॉर्स को भी क्या देता है, लीड करता है. मींस रिलीजन के कारण कई बार ब्लडशेड और वॉर्स होते हैं. तो एनलाइटमेंट थिंकर्स इस आइडिया को क्या करते थे, अपोज करते थे और जो कैथोलिक चर्च की जो मोनोपोली थी उनको भी अपोज करते थे. वो ये कहते थे कि ह्यूमंस का जो बिलीव है, ठीक है, ह्यूमंस के जो बिलीव है वो किसी भी प्रीस्ट के ऊपर या फिर कोई भी नॉन रीजनिंग पावर के ऊपर नहीं होना चाहिए. लोगों को खुद अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी इंसान कोई भी काम करते हैं तो उनको खुद के पास क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए और भगवान को मानने के लिए खुद की बिलीव होनी चाहिए, ना कि चर्च से प्रेशराइज हो या फिर चर्च या फिर प्रीस्ट के ऊपर चर्च या प्रीस्ट जो है उनको जो भी करने के लिए कहें उनको आंख बंद कर वो कर लें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इट मेड पीपल द पपेट्स ऑफ द पीस. ठीक है, उनका मानना यही था कि ऐसा करने से, ठीक है, अगर आंख बंद करके लोग वो काम कर लेते हैं जो प्रीस्ट कहते हैं तो वो एक तरीके से जो प्रीस्ट हैं उनके क्या है, पपेट है. पपेट है मीन्स जैसा वो बोलेंगे वो यहाँ पर करेंगे. ठीक है, बहुत सारे जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे वो एथिसिस्ट थे. ठीक है, एथिसिस्ट थे. उनका जो पर्पस था वो ये था कि एक इंडिपेंडेंट और एक साइंटिफिक बेसिस बनाई जाए, साइंटिफिक बेसिस खोजी जाए ताकि साइंटिफिक बेसिस खोजी जाए भगवान के लिए. ठीक है, वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फियर करते थे. मीन्स वो डरते थे कि जो एथिसिज्म लोग हैं वो उनको या तो अमोरल या फिर अनएथिकल कहने लगेंगे. ठीक है, तो उनका कहना ये था कि जो नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में, जो नॉलेज गेन हुआ है वो साइंस के थ्रू क्या है, एविडेंस है, भगवान के ग्रेटनेस का एविडेंस है. जो कि मीन्स वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान ने ही क्या किया, क्रिएट किया है, लेकिन जो नॉलेज है पूरे वर्ल्ड का वो साइंस के थ्रू यहाँ पर एविडेंस उनको मिला है. और वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान और रिलीजन को, ठीक है, भगवान जो एनलाइटमेंट थिंकर्स है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भगवान और रिलीजन को क्या है, कोई भी प्रीस्ट क्या करे, टेक ओवर कर ले, या फिर कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या कर ले, टेक ओवर कर ले. नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम. The supporters of the Enlightenment had a beating faith in individual freedom. They said no law should be passed without the people's consent. That's why they were opposed to all kinds of slavery, undemocratic systems and anarchy. However, despite their beliefs, many Enlightenment thinkers became close friends and advisors of autocratic rulers. These rulers were influenced by their thinking and did attempt to reform their kingdoms. ठीक है, देखिए फ्रीडम यहाँ पर बताया गया है. जो सपोर्टर्स थे जो कि एनलाइटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो ये मानते थे कि सभी को क्या मिलनी चाहिए, एक इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए. कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास होना चाहिए जो कि विदाउट लोगों के कंसेंट के बिना
पास हुआ हो, ठीक है, कोई भी लॉ जो है वो लोगों के कंसेंट के बिना, लोगों के मानने के बाद ही क्या हो, वो लॉ बने। इसी वजह से वो सभी प्रकार की जो स्लेवरी थी, सभी प्रकार की क्या है, गुलामी जो थी, स्लेवरी मीन्स गुलामी जो थी, उनको हमेशा अपोज करते थे। अनडेमोक्रेटिक सिस्टम और एनआरची को भी अपोज करते थे। लेकिन उनके बिलीव्स के बावजूद बहुत सारे एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो काफी क्लोज फ्रेंड्स और एडवाइजर्स बन गए थे ऑटोक्रेटिक रूलर्स के। उनके रूल्स, वो जो रूलर्स थे, जो दिस रूलर्स जो थे, उनके जो रूलर्स थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उनके थिंकिंग मीन्स एनलाइटमेंट थिंकर्स के थिंकिंग से, और उसके बाद में फिर वो अपना एक नया किंगडम जो है वो बनाना चाहते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट। When the Enlightenment movement was at its peak, industrialization in Europe was leading to the exploitation of nature, increased population, and the exploitation of the laboring classes. The political upheavals disrupted traditional lifestyles. It was during this period that people came to know more about the tribal societies of America, Australia, and India that lived a simple communal life in tune with nature. देखिए, अब जब ये एनलाइटमेंट मूवमेंट जो था वो चल रहा था, बहुत ज्यादा पीक पर था, उसी वक्त पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और वो लोग वहां पर नेचर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। पॉल्यूशन जो था वो काफी बढ़ रहा था और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये जो पॉलिटिकल अपहील्स थी वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, डिसरप्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा खराब कर रही थी। ये उस वक्त की बात है, ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब लोग जो थे वो जब लोगों को जो ट्राइबल सोसाइटीज है, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज है, जो ट्राइबल लोग हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में जो रह रहे हैं, उनके बारे में पता चला कि किस तरीके से वो एक सिंपल लाइफ जो है वो जी रहे हैं नेचर के साथ में। The people who were distressed by the impact of industrialization began criticizing the modern age. They raised their voice against science and reason. Prominent among them were the romantic philosophers Rousseau, poets Byron, and artists. In place of the modern industrial age, they lauded a idyllic rural life that would be in consonance with nature, not destroy it. They wanted to preserve the fast disappearing folk arts and culture. जो लोग थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अफेक्ट था, ठीक है, जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से लोगों को ये डर था कि उनका जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर है, जो फोक है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो मॉडर्न एज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। उन्होंने साइंस और रीजन के खिलाफ में आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। जो प्रोमिनेंट थे, जो कि यहाँ पर रोमांटिक फिलोसोफर्स थे, पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट की। अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज जो था, ठीक है, जहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज जो था वो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो रूरल लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था और वो ये मीन्स उनका कहना ये था कि वो उनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेटर हो जाएगी, उनकी लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन हाँ मीन्स वो क्योंकि नेचर से काम करेंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, थोड़ी सी चेंज हो जाए, ठीक है। वो उनका कहना ये है कि वो जो फास्ट डिसअपियरिंग फोक्स हैं, ठीक है, जो भी फोक्स हैं जो कि धीरे से डिसअपियर हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और जो कल्चर्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। While the Enlightenment thinkers sang the praises of the power of science to understand the world, the Romanticists drew attention to things that could be understood only through emotions and feelings. They focused on the culture and literature of India, China, and Japan as alternatives of the Enlightenment culture and began to study these societies. They translated the liberty works of Sanskrit poets like Kalidas into European languages. The Romanticists were highly impressed by Kalidas' play Shakuntalam. देखिए, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स जो थे वो साइंस के पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रेस करते थे पूरी दुनिया में, ठीक है। वहीं पर जो रोमांसिस्ट थे वो लोगों का जो ध्यान है वो इमोशंस
के थ्रू, इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू क्या है समझते थे। वो फोकस करते थे कल्चर्स पे, जो कि कल्चर्स पे और लिटरेचर्स पे फोकस करते थे, जहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी सिंपल तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ट्राइबल्स में रह रहे हैं, या उन ट्राइबल्स पे रह रहे हैं, नेचर के बीच पे जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर जगह का नाम आपको दिया हुआ है इंडिया, चाइना और जापान जो है। इंडिया, चाइना, जापान, ये तीनों क्या है, एक एनलाइटमेंट कल्चर्स के अल्टरनेटिव्स थे। तो उन्होंने जो पोएट और रोमांसिस्ट थे, उन्होंने इन कल्चर्स की स्टडी और इन सोसाइटीज़ की स्टडी करना स्टार्ट किया। उन्होंने काफ़ी सारे जो लिटरेरी वर्क्स थे, जैसे कि यहाँ पर कालिदास के कुछ वर्क्स को क्या किया, यहाँ पर उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, ठीक है। जो रोमांसिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इम्प्रेस्ड थे कालिदास के प्ले शकुंतलम से। नेक्स्ट देखिए, रोमांटिक आर्टिस्ट अबंडन्ड द रियल्म ऑफ द रिनाइसेंस पीरियड, क्रिएटिंग इनडिस्टिंक्ट एंड टेम्परेस्टियस images instead of realistic drawings. They reflected emotions like fear and wonder through their paintings, ठीक है। जो यहाँ पर जो पोएट्स थे, वो उन्होंने जो रियलिज्म थी रेनेसांस पीरियड के, उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो इमोशंस थे, फियर और वंडर, उनको दिखाया अपनी पेंटिंग्स में, ठीक है। अपनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स जो उन्होंने ड्रॉ की, उनमें फियर और वंडर्स को ज़्यादा दिखाया अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है। आपका ये चैप्टर जो है वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।